Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकिएगा मत। आज हम करेंगे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मजा आने वाला है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ जो कि ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब ये इंपॉर्टेंट है तो आपको क्या इंपॉर्टेंट काम करना है। कई बार बोलती हूँ, हमेशा बोलूंगी, अभी भी बोल रही हूँ, आपको लाइक करना है जो मेरे मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और शेयर कर देना है अपने क्लासमेट्स को ये सेशन, ताकि वो भी आके ज्वाइन करें और कमेंट करके आंसर बताते रहना है अगर बीच बीच में जो भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी। रेडी करें, वैसे ही पैटर्न चलेगा, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग। ठीक है, मतलब वेरी शॉर्ट से स्टार्ट होगा, देन शॉर्ट होगा, लॉन्ग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन के सामने आपको क्या मिल रहा है। पहला क्वेश्चन हमारे पहले टॉपिक से ही स्टार्ट है। व्हाट इज लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं वो क्या होती हैं, आप बता दीजिए कृपया करके। क्या होती है, बहुत इजी, क्या होती है हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स। हमने देखा था जब लिथोस्फेयर डिवाइड होता है अलग अलग प्लेट्स में तो उसको हम बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। लिथोस्फेरिक हमारे लैंडफॉर्म्स होते हैं लिथोस्फेयर। व्हेन द लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स, जब नंबर ऑफ प्लेट्स में टूटता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। आया समझ में, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। आगे बढ़े, चल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वॉल्केनो। वॉल्केनो से भाई आप क्या समझते हैं। वॉल्केनो सुन के आपको ऐसा लगता है कुछ लावा सा ऐसे निकल रहा है अंदर से, ऐसे पहाड़ से इस टाइप के शेप के उससे निकल रहा है वॉल्केनो, है ना, वॉल्केनो माउंटेन इस टाइप का। तो भाई आप वॉल्केनो से क्या समझते हैं, कुछ भी आइडिया आपको, हमने चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आप क्या समझते हैं वो आप मुझे बता दीजिए। देखते हैं। A volcano is a vent or opening in the earth crust through which molten material erupts suddenly। अभी अगर मानो ऐसे देखें इस टाइप से, तो यहां से बेसिकली ऐसा शेप का रहता है, मतलब यहां से फिर क्या आता है, यहां से ऐसे लावा जैसा हम देखते हैं। अब इरप्ट होता है, कभी यहां से ऐसे ऐसे यहां से निकल रहा है, ऐसे यहां से निकल रहा है इस टाइप का। तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो है, ये जो मैं अगर इसको ऐसे, ये वाला पोर्शन यहां से ऐसे निकल रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, वेंट बोलते हैं या ओपनिंग बोलते हैं। मतलब क्या होता है, वॉल्केनो एक ऐसी ओपनिंग है, वेंट या ओपनिंग है जो क्या है, अर्थ क्रस्ट के थ्रू, जिसमें से मॉल्टन मटेरियल इरप्ट होता है, निकल के आता है। जिसमें से क्या होता है भाई, मॉल्टन मटेरियल जो है निकल के आता है। मतलब अर्थ है, यहाँ पे अर्थ का क्रस्ट है, नीचे से ऐसे निकल के यहाँ से जो मटेरियल है, मॉल्टन जो मटेरियल है वो ओपनिंग से निकल के बाहर आ रहा है, जिसको वेंट या ओपनिंग बोलते हैं, उससे निकल के बाहर आ रहा है, तो वो हो जाता है हमारा वॉल्केनो। मतलब जो भी मैग्मा है अंदर हमारे अर्थ क्रस्ट में, अब वो मैग्मा बाहर निकलेगा, तो वो मैग्मा जहां से बाहर निकलेगा उसको ओपनिंग या वेंट बोलते हैं, और उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, वॉल्केनो। आया समझ में, किसमें होता है, वॉल्केनो। आगे बढ़े, चलो। नेम द 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। अर्थक्वेक की वेव्स के जो 3 टाइप्स थे वो आपको बताने। कौन सी वेव्स थी, याद करो, हम कुछ अल्फाबेट्स थे, XYZ, PQR, है ना, PRQ, इस टाइप के थे कुछ, याद करिए। अब वो कौन से थे वो आपको बताना है, मैंने तो जस्ट ऐसे ही हिंट दिया है। हमने देखी थी ना, कुछ ये थी PSL, क्या थी भाई, P जिसको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं, जो P रहता है उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, S को बोलते हैं हम ट्रांसफर वेव्स, और L को सरफेस वेव्स। PSL जैसे कि मैंने लिखा, तो ये होती है हमारी अर्थक्वेक की 3 वेव्स। ठीक है, कौन सी PSL। P का मतलब होता है जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, S का मतलब होता है जो हमारी ट्रांसफर वेव्स होती हैं, और L का मतलब होता है जो हमारी सरफेस वेव्स होती हैं। आ गया समझ में, आगे बढ़े, चल।
व्हाट इज सिस्मोग्राफ? ये सिस्मोग्राफ टर्म क्या होता है? ये जो सिस्मोग्राफ है टर्म क्या होता है आपको बताना है। व्हाट इज सिस्मोग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं। इसका रिलेशन किससे? आई थिंक वॉल्केनो से होगा, है ना? वॉल्केनो को हम वॉल्केनो के लिए यूज करते होंगे सिस्मोग्राफ। बताओ, इसका रिलेशन अर्थक्वेक से। अब अर्थक्वेक से सिस्मोग्राफ का क्या रिलेशन है वो आप बताएंगे। सिस्मोग्राफ क्या है भाई? सिस्मोग्राफ एक मशीन है। हमारी जो सिस्मोग्राफ है वो क्या है? वो एक मशीन है। सिस्मोग्राफ क्या है? हमारा मशीन है जो किस काम आता है? सिस्मोग्राफ इज अ मशीन विच मेजर्स एन अर्थक्वेक। जो अर्थक्वेक को मेजर करता है उसको हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ। ये क्या है? एक मशीन है जो मेजर करते हैं हमारे अर्थक्वेक को, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सिस्मोग्राफ इंपॉर्टेंट है। अर्थक्वेक से इसका रिलेशन है। क्या रिलेशन है भाई? अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए जो मशीन का इस्तेमाल होता है वो होती है हमारी सिस्मोग्राफ। आगे बढ़े, चल। What is richer scale? अब ये रिचर स्केल क्या होती है? What is richer scale? हमने देखा था ये अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को मेजर करती है। मैग्नीट्यूड हमने कुछ इस टाइप के देखे थे, जैसे 2.0 स्केल है ना, 2.0 लेवल का, या हम 5.0 6.0 इस टाइप का हमने देखे थे कि कौन सा कितना स्ट्रांग होता है, कितने स्केल का होता है। तो ये हमें मेजर करने के लिए काम आती है। क्या है रिचर स्केल? द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय रिचर स्केल। जो मैग्नीट्यूड है, ये जो है ये अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड है, इनको मेजर करने के लिए 2.0 का आया है, 5.0 का है, 6.0 का है, 7.0 का है। जो भी है ये सब मेजर करने के लिए काम आते हैं। क्या? हमारी रिचर स्केल। आया समझ में? ये मेजर करने के लिए हमारी रिचर स्केल काम आती है। ठीक है, आगे बढ़े, चल। इन विच कॉन्टिनेंट द विक्टोरिया फॉल इज लोकेटेड? किस कॉन्टिनेंट पे जो विक्टोरिया फॉल्स है ये लोकेटेड है? हमने वाटरफॉल्स पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे हमने? वाटरफॉल्स पढ़े थे, तो हमने और भी टाइप के फॉल्स पढ़े थे। तो विक्टोरिया फॉल ये भी हमें बताया था कौन से कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है, ये आपको बताना है। तो देखते हैं विक्टोरिया फॉल लोकेटेड है। द विक्टोरिया फॉल इज लोकेटेड, जो विक्टोरिया फॉल है लोकेटेड है इन द बॉर्डर्स ऑफ जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे इन अफ्रीका। मतलब जाम्बिया और अफ्रीका के जिम्बाब्वे में लोकेटेड है। क्या भाई? हमारी विक्टोरिया फॉल। आगे बढ़े, चलो। 6 क्वेश्चन हो गए हैं। क्या आपने अभी तक लाइक कर दिया? ये करा कि नहीं करा? 6 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। लाइक करा कि भूल गए? कर दिया ना लाइक? आगे बढ़ते हैं, चल। What do you understand by डेल्टा? ये जो टर्म है डेल्टा, ये जो टर्म है इससे आप क्या समझते हैं? हम देखते हैं ना कुछ ऐसे रिवर्स जा रही है, ऐसे रिवर्स जा रही है। अब ये अलग अलग उसमें ऐसे डिवाइड होगी। अब ये जो रिवर है इनकी अपनी अपनी ऐसे ओपनिंग जैसे ऐसे ऐसे बन रहा है, ऐसे ऐसे कह लीजिए, ठीक है। और ये सब साथ में ऐसे ऐसे कुछ ऐसे बना रहे हैं, ऐसे फैल रहे हैं। इसको हम क्या बोल रहे थे? इस टाइप का कुछ, ये फ्लावर वो नहीं है कि बुके आपको जैसा लग रहा है, हम इसको डेल्टा पढ़ रहे थे। मतलब हम क्या कहते हैं, रिवर जब सी से मिलने वाली रहती है तो क्या करती है भाई? स्पीड स्लो कर देती है। स्पीड स्लो करने के बाद क्या होता है? स्पीड स्लो करने के बाद रिवर छोटी अपने डिस्ट्रीब्यूटरीज में बढ़ जाती है। फिर उनकी अपनी ओपनिंग रहती है, वो उनके अपने माउथ ओपन रहते हैं, ओपन हो जाते हैं सबके, और वो जो इकट्ठा होते हैं वहाँ पे डेल्टा जैसा बनाते हैं। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स किसके थ्रू होते हैं? माउथ्स में जो सेडिमेंट्स रहते हैं, तो द collection of sediments from all the mouths of the rivers from form a delta। मतलब जो रिवर का जो रहता है, रिवर के जो माउथ है से ओपन हो जाते हैं, सेडिमेंट्स जो फॉर्म होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा। इट इज ट्राइंगुलर शेप लैंड मास। ये कैसा होता है? ट्राइंगुलर शेप का लैंड मास होता है। आया समझ में? किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं डेल्टा के बारे में। आगे बढ़ते हैं। What are the different types of landforms found near or around sea? कौन से अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स हमको सी के पास या सी के मतलब नियर मिलते हैं? बताओ। हाँ, कौन से लैंडफॉर्म्स मिलेंगे? जल्दी बताइए। देखिए, सी केव्स होता है, सी आर्क होता है, स्टेक्स होते हैं, सी क्लिफ्स, ये जो हमें मिलते हैं अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म किस में मिलते हैं भाई? हमें सी अराउंड द सी के पास। ठीक है, सी केव्स जैसे इस टाइप का था, सी केव बना है,
ये ऐसे सी केव्स बन रहे हैं जो इस टाइप के हैं, है ना, ऐसे बने हुए केव्स, ये केव्स बने हुए हैं। फिर हमें क्या मिला था, हमें आर्क भी मिला था, सी आर्क, ऐसे इस टाइप का। देन स्टेक था, मतलब सिर्फ ये पार्ट रह गया था और रूफ टूट गया था, सिर्फ इतना पार्ट। तो ये हमें इस टाइप के मिले हुए थे, क्या, सी लैंडफॉर्म्स। ठीक है, आया समझ में? चल, हाउ आर ग्लेशियल मोरेन्स फॉर्म? ये जो ग्लेशियल मोरेन्स है फॉर्म कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं? हाउ आर ग्लेशियल मोरेन्स फॉर्म? हमने देखा था ना, ये ग्लेशियर के साथ क्या होता है, जो उनकी सेडिमेंट्स है ऐसे बहा के ले जाता है और डिपॉजिट कर देता है। तो वहाँ पे क्या बनते हैं, सेडिमेंट्स के साथ मिला के ये ग्लेशियल मोरेन्स बनते हैं। देखते हैं इसमें क्या है। द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज बिग एंड स्मॉल रॉक, सैंड एंड सिल्ट गेट्स डिपॉजिटेड। ये क्या होता है, डिपॉजिट हो जाते हैं। मटेरियल क्या कह रहेंगे, ये मटेरियल्स को कैरी करके कौन ले जाता है, द मटेरियल्स कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज, क्या क्या मटेरियल जो है ग्लेशियर कैरिड करता है, बिग एंड स्मॉल रॉक, सैंड एंड सिल्ट, क्या हो जाते हैं, ये डिपॉजिट हो जाते हैं। भाई क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं डिपॉजिट। अब जब ये डिपॉजिट हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं, दीज डिपॉजिट फॉर्म ग्लेशियल मोरेन्स। और ये डिपॉजिट क्या बनाते हैं, ये डिपॉजिट बनाते हैं ग्लेशियल मोरेन्स। आया समझ में कैसे क्या हुआ? भाई हमें ये बोला कि ग्लेशियर क्या था, अपने साथ ये जो चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें अपने साथ ले जाएंगे, जैसे बिग एंड स्मॉल रॉक, सैंड एंड सिल्ट, ले जाके अपने साथ जो सेडिमेंट्स है डिपॉजिट कर जाएंगे, इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, अक्यूमुलेट हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी ये जो फॉर्म होता है इसी को हम बोलते हैं ग्लेशियल मोरेन्स। आया समझ में? आगे बढ़े, चल। ब्रीफली एक्सप्लेन्स द वर्क ऑफ आइज। वर्क ऑफ आइज, भाई जो हमारी आइज है वो क्या काम करती है, इसको हमें ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। ये हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, देखते हैं। ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस। भाई ग्लेशियर की बात करें तो हमें बहुत अच्छे से पता है ग्लेशियर को हम क्या बोलते हैं, बर्फ की नदी। ग्लेशियर को हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियर को हम बोलते हैं बर्फ की नदी। ग्लेशियर आर रिवर्स ऑफ आइस विश टू इरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। जो क्या करती है भाई, जो बुलडोजिंग, मतलब जैसे बुलडोजर का काम क्या होता है, तोड़ देना। तो ऐसे ही वो कैसे होती है भाई, इरोड करती है लैंडस्केप को, ऐसे बहा के अलग ले जाती है, मिटा देती है, बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। मतलब जो उसके नीचे सॉलिड रॉक रहती है उसको एक्सपोज करने के लिए ग्लेशियर्स कार्व आउट डीप हॉलोज। अब क्या होते हैं, अच्छे बड़े बड़े जो है हॉलो, जैसे गड्ढे टाइप के बोलते हैं ना, हॉलोज मतलब गड्ढे जैसा बना देना, बना देती है। देन As the ice melts, they get filled up with water. अब जब क्या होती है, आइस एक गड्ढे बन जाते हैं, आइस अब क्या होती है, मेल्ट होती है। भाई आइस मेल्ट होती है तो मेल्ट होने के बाद जब आइस मेल्ट होगी तो क्या बनाएगी, वाटर ही बनाएगी ना। तो वाटर बनने के बाद ये ब्यूटीफुल लेक बना देती है माउंटेन्स में, मतलब माउंटेन्स में सुंदर सुंदर से लेक बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि आइस पिघल जाती है। द मटेरियल कैरिड बाय ग्लेशियर सच एज बिग एंड स्मॉल रॉक्स, सैंड एंड सिल्ट गेट डिपॉजिटेड, These deposits form glacial moraines। ये तो अभी हमने पढ़ा कि अब क्या होता है, ये जो मटेरियल है, मटेरियल जो ग्लेशियर अपने साथ लाता है, जैसे बिग, स्मॉल रॉक, सैंड एंड सिल्ट, ये एक जगह क्या डिपॉजिट हो जाते हैं। जब ये एक जगह डिपॉजिट हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं, दीज डिपॉजिट फॉर्म ग्लेशियल मोरेन्स। और ये डिपॉजिट मिलके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं ग्लेशियल मोरेन्स। आया समझ में? ये वर्क ऑफ आइस है। आइस कैसे काम करती है भाई, पहले तो आइस को क्या बोलते हैं, आइस को मतलब ग्लेशियर को क्या बोलते हैं, रिवर ऑफ आइस, मतलब बर्फ की नदी। ठीक है, क्या होते हैं भाई, तोड़ती हैं पहले, फिर गड्ढा कर देती हैं, गड्ढा बना के, मतलब ग्लेशियर क्या होते हैं, अच्छे डीप हॉलो हो जाते हैं। अब वो जो ग्लेशियर है, जो आइस है, वो मेल्ट होके क्या बनाते हैं, मतलब पानी बना देती है, तो ब्यूटीफुल लेक्स क्रिएट हो जाते हैं माउंटेन्स में। अब क्या होगा, ये जो मटेरियल है, मटेरियल को अपने साथ लेके जाते हैं। कैसे मटेरियल क्या क्या रहेंगे, जैसे हमने बोला बिग और स्मॉल रॉक हो गए, है ना, सिल्ट, सैंड वगैरह, ये डिपॉजिट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके कारण क्या बनता है, हमारा ग्लेशियल मोरेन बनता है। आया समझ में? तो आइस ऐसे काम करती, तो वर्क ऑफ आइस ये हमने समझा। आगे बढ़े, चल। What do you understand by earthquake? How it can be measured? ये जो टर्म है, ये जो टर्म आया है earthquake, इससे आप क्या समझते हैं और इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, बताइए।
अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का कनेक्शन हम किससे बोलते हैं, वाइब्रेशन। जो अर्थ सरफेस पे, अर्थ में ऐसे वाइब्रेशन आता है तो हम उसको अर्थक्वेक बोलते हैं, ठीक है। फोकस से शुरू होता है, एपिसेंटर के थ्रू हमने देखा था वाइब्रेशन फैलती है, ये देखा था हमने। इसके लिए एक मशीन होती है, कौन सी, सिस्मोग्राफ, और इसका मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रिचर स्केल को। अब हमें क्या बताना है, सारा सब कुछ इसके बारे में बताना है, तो देखते हैं हमारा आंसर क्या कहता है। Earthquake are the vibrations of the earth surface caused by the movements of lithospheric plates। जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है एकदम से मूव होती है, उनका जो मूवमेंट होता है, सडन मूवमेंट होता है इन अंदर, एंडोजेनिक फोर्स। तो जो अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक आर द वाइब्रेशंस ऑफ द अर्थ सरफेस कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स। मतलब लिथोस्फेरिक प्लेट्स के कारण जो मूवमेंट होता है अर्थ सरफेस में, वो अर्थक्वेक होता है, बेसिकली वाइब्रेशन, ठीक है। एंड अर्थक्वेक इज, जो अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद एन मशीन कॉल्ड अ सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ की मशीन के हेल्प से क्या कर सकते हैं हम, अर्थ को मेजर, मतलब जो अर्थक्वेक को मेजर कर सकते हैं, मैंने बताया। अब अगर मैग्नीट्यूड पता करना है, क्या पता करना है, अगर हमें अर्थ जो है अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड पता करना है, तो हम किसके थ्रू मेजर कर सकते हैं, या मेजर कर सकते हैं रिचर स्केल। मैग्नीट्यूड मैं कई बार बता चुकी हूँ, जैसे हमारा 2.0, 5.0, 6.0 इस टाइप का ये हमारा हो जाता है मैग्नीट्यूड। आया याद, इस टाइप का हमारा क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड। तो बेसिकली अर्थक्वेक से क्या समझते हैं, जो भी वाइब्रेशन होता है हमारे अर्थ सरफेस में, किसके थ्रू, जब भी लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करेगी, क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, और इसी वाइब्रेशन को हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। मेजर कैसे करते हैं, मतलब मशीन कौन सी यूज करते हैं इसको मेजर करने के लिए, हम सिस्मोग्राफ यूज करते हैं। और रिचर स्केल किस लिए यूज होता है, मैग्नीट्यूड पता करने के लिए, कितने मैग्नीट्यूड से अर्थक्वेक आएगा, मतलब अच्छा तेज अर्थक्वेक है जो डिस्ट्रक्शन लाया, दैट मींस उसका मैग्नीट्यूड 6.0 है, 7.0 है। किसके थ्रू मेजर करा हमने, रिचर स्केल के थ्रू। आया समझ में, आगे बढ़े। और ये बताओ, आपने लाइक करा अभी तक, फिर से बोल रही हूँ, क्या आपने लाइक करा या भूल गए हैं, या कुछ लोगों ने लाइक करा और कुछ लोग भूल गए, फटाफट से बता दो और लाइक कर दो भाई, मेरे मोटिवेशन के लिए, मैंने कई बार कहा है, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आगे बढ़े, चल डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ये जो टर्म है फोकस और एपिसेंटर, आपको डिफाइन करना है। इनका रिलेशन किससे, इनका रिलेशन अर्थक्वेक से। फोकस क्या होता है, फोकस वो पॉइंट होता है जहां से अर्थक्वेक शुरू होता है आना। एपिसेंटर के थ्रू वाइब्रेशंस फैलती है, सेंटर के पास की जो भी चीज रहेगी वहां पे अच्छा खासा डैमेज होगा, सेंटर से दूर जो जो जगह रहेगी वहां पे इतना डैमेज नहीं होगा, डिक्रीज रहेगा इम्पैक्ट। देखते हैं, द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस। मतलब क्रस्ट की वो प्लेस जहां से मूवमेंट शुरू होता है, स्टार्ट होता है, इनिशियल स्टेट। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट, जहां से मूवमेंट स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं फोकस। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। और एपिसेंटर क्या होता है, जैसे मानो यहाँ से अंदर से, यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है, ऐसे ऐसे मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है, तो ऊपर की जो सरफेस पे प्लेस रहेगी, जो सरफेस की प्लेस रहेगी हमारी एपिसेंटर रहेगी, ये यहाँ की प्लेस हमारी फोकस रहेगी। मैं जस्ट ई और एफ से बता रही हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस, जो प्लेस फोकस किसके जस्ट ऊपर रहेगी, जो प्लेस फोकस के ऊपर रहेगी वो क्या होता है, हमारा एपिसेंटर। आया समझ में, आगे बढ़े, चलो ड्रॉ अ फ्लो चार्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म। भाई जो लैंडफॉर्म है इवॉल्व कैसे होता है, उसका फ्लो चार्ट हमें बनाना है। लैंडफॉर्म का इवोल्यूशन, हम मूवमेंट्स देखते हैं ना लैंडफॉर्म के, एक्सोजेनिक एंडोजेनिक होता है, ठीक है, हम ये सब देखते हैं कि नहीं देखते, उसमें भी हम बोलते हैं इनसाइड आउटसाइड, और उसके भी अलग अलग टाइप होते हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस अगर इसका समझे तो एंडोजेनिक फोर्सेस बेसिकली इसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, इनसाइड में होती है, एक्सोजेनिक में होती है आउटसाइड, ठीक है। ये अर्थ के अंदर की रहती है, इसका इंपैक्ट फोर्स, और ये अर्थ के सरफेस में रहती है। अब एंडोजेनिक फोर्सेस में क्या क्या आता है, अर्थ मूवमेंट हो जाते हैं, तो अर्थ के मूवमेंट यानी एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक दो होते हैं। अर्थ के मूवमेंट यानी क्या होते हैं, दो होते हैं, एक एंडोजेनिक होता है, एक एक्सोजेनिक होता है, यानी 1 और ये 2, ठीक है। अब इनके अंदर का पढ़े तो एंडोजेनिक में फोर्सेस कौन सी आती है, एक होती सडन फोर्सेस जो एकदम से होती, तो सडन फोर्सेस में क्या क्या हमारा आ जाता है, अर्थक्वेक होते हैं, वॉल्केनोज होते हैं, और लैंडस्लाइड हमारी क्या होती है, सडन फोर्सेस होती हैं। क्या होती है, सडन फोर्सेस होती है। अर्थक्वेक एकदम से आने वाली, वॉल्केनोज और लैंडस्लाइड ये हमारी एकदम से सडन से आने वाली फोर्सेस होती हैं। डायस्ट्रोफिक फोर्सेस, जो डायस्ट्रोफिक फोर्सेस होती हैं जैसे बिल्डिंग माउंटेन्स, जब माउंटेन्स बनते हैं वो। अब सेकंड क्या है हमारा, सेकंड है हमारा एक्सोजेनिक, सेकंड हमारा है एक्सोजेनिक।
जिसमें इरोजनल एंड डिपोजिशनल वाले काम होते हैं। इरोजनल मतलब वेयरिंग अवे, ऐसे बहा के इरोड करके अलग करके ले जाना। डिपोजिशनल धीरे धीरे बह के ऐसे इकट्ठा हो जाना, वो होता है। इनमें क्या क्या चीजें होंगी? रिवर रहेगा हमारा, विंड रहेगा, सी वेव्स और ग्लेशियर रहेगा। ये चारों काम हमने इसके अंदर पढ़े हैं। याद करो, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? हमने पढ़ा था ना, रिवर, मिएंडर, लीव्स वगैरह ये सारी चीजें पढ़ी थी। विंड में हमने देखा था डेजर्ट का मशरूम रॉक बन रहा है, बहुत सारी चीजें देखी, सैंड ड्यून्स बन रहा है। देन हमने सी वेव्स का तो बहुत सारे काम देखे थे, सी आर्क, सी क्लिफ, सी केव, ये सारा देखा था। फिर हमने ग्लेशियर में क्या देखा था? ग्लेशियर मोरेंस देखा था, है ना, लेक्स देखे थे। तो ये सारा क्या है? ये एक्सोजेनिक फोर्सेस है जो अर्थ के सरफेस यानी आउटसाइड हमें दिख रही है। ये क्या है? इनसाइड जो अंदर हो रही है, जैसे अर्थक्वेक एकदम से वॉल्केनो अंदर से हो रहा है, लैंडस्लाइड। आया समझ में? तो ये क्या है? हमारा इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स। ये क्या है हमारा भाई? लैंडफॉर्म का इवोल्यूशन है। इंपॉर्टेंट है, आप क्या करो, देख लो इसको अच्छे से। आगे बढ़े, चल। With the help of diagram, define deltas and distributaries with diagram। भाई हमें डेल्टाज, ये एस साथ में ही है, ये अलग हो गया, एस साथ में ही है, साथ में रखें इसको। और डिस्ट्रीब्यूटरीज विद डायग्राम, यहाँ पे आपका डायग्राम आएगा, बट अभी आया नहीं है, तो डायग्राम के साथ हमें एक्सप्लेन करना है। अगर हम बात करें, हमें बात कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूटरीज कैसे, जैसे रिवर बह रही है, बड़ी अपना मस्त मस्त बहते हुए आ रही है। अब रिवर अपनी स्पीड स्लो कर देगी तो ऐसे ऐसे अलग हो जाएगी। अब रिवर अलग अलग रिवर में बढ़ गई, तो इनके भी अपने अपने माउथ ऐसे ऐसे ओपन हो गए, इनके भी अपने अपने जो है माउथ ऐसे माउथ बन गए, ठीक है, अपने अपने माउथ बन गए। तो इन माउथ में क्या बना दिए? सेडिमेंट्स। माउथ में क्या है? सेडिमेंट्स। और यहाँ पे ऐसे ऐसे इस टाइप में ऐसे साथ में फॉर्म हो रखा है डेल्टा। इस टाइप का हमने कुछ देखा था। ये हमारा डेल्टा है, हमारी डिस्ट्रीब्यूटरीज फैली हुई है, ये हमारी मेन रिवर है, ये हमारे सेडिमेंट्स हैं। इस टाइप का हमने कुछ देखा था। देखा था कि नहीं देखा था? देखते हैं इसमें। ये रहा कुछ, इसके थ्रू बताना है। हमारी मेन रिवर यहाँ से शुरू हो रही, भाई ठीक है, ये मेन रिवर जा रही है। ये जो अलग अलग उसमें डिवाइड हो गए, ऐसे बोलते हैं ब्रांचेस बन गई, देखो स्ट्रीम्स बन गई अलग 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 अलग। ये बन रही कि नहीं बन रही? अलग अलग स्ट्रीम्स बन रही नहीं बन रही? ये ऐसे बन गई, टूट गई, तो ये होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटरी। क्या होती है हमारी? डिस्ट्रीब्यूटरी। और ये जैसे फॉर्म हो रहा है, ये हमारा शेप में हमारा डेल्टा फॉर्म हो रहा है। Deltas are formed by the depositions of sediment carried by a river as the flow leaves its mouth। अब क्या होता है भाई, जो फ्लो, डेल्टा कैसे क्रिएट होता है? डेल्टा क्रिएट होता है जो सेडिमेंट्स कैरी होते हैं किसके साथ? भाई जो सेडिमेंट्स कैरी होते हैं रिवर के साथ, ठीक है, मैंने बताया ना, सेडिमेंट्स कैरी होते हैं रिवर के साथ, जो रिवर के जो डिस्ट्रीब्यूटरीज उनके माउथ से आते हैं। Distributaries are the streams which distribute the river's water into different streams। अब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती हैं? वो स्ट्रीम्स होती हैं which distribute the river's water into different stream। मतलब जब रिवर का जो पानी है अलग अलग स्ट्रीम्स में ऐसे अलग अलग डिवाइड हो जाता है, वो होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटरीज। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़ते। What is river load? ये जो रिवर लोड है ये क्या होता है, देखते हैं। The agents of wind, running water, glaciers and sea waves are constantly eroding rocks and many land surfaces. These eroded material from rocks and land surfaces dissolved in water is known as river load। अब क्या होता है? एजेंट क्या क्या यूज हो रहे हैं? ऐसे एजेंट जैसे हमारे विंड हो गए, जो वाटर रन हो रहा है, ग्लेशियर, इन एजेंट्स के थ्रू जो सी वेव्स क्या है, कॉन्स्टेंटली रॉक्स में से टकराती रहती हैं। क्या करती है भाई? रॉक्स में टकराती रहती है, ठीक है भाई, एंड सरफेसेस में, मतलब बहुत से लैंड सरफेसेस और रॉक्स में से टकराती रहती है। दीज इरोडेड मटेरियल फ्रॉम रॉक्स, ये जो इरोडेड मटेरियल निकलते हैं किसमें से? रॉक से निकलते हैं, और लैंड सरफेस से वाटर में क्या हो जाते हैं? डिजॉल्व हो जाते हैं। ये वाटर में क्या होते हैं? डिजॉल्व हो जाते हैं। सरफेस डिजॉल्व इन वाटर इज नोन एज रिवर लोड। आया समझ में? रिवर लोड क्या होती है, किसके थ्रू शुरू होती है भाई? ये कॉन्स्टेंटली विंड, वाटर जो रन होता है ग्लेशियर के थ्रू होती है, ठीक है, और सी वेव्स, ये क्या होते हैं? कॉन्स्टेंटली रॉक को इरोड करते हैं, ऐसे बहा के ले जाना, मिटा देते हैं। फिर क्या होता है? बहुत से लैंड सरफेस के साथ भी ऐसे ही करते हैं। फिर क्या होता है? ये जो इरोडेड मटेरियल होते हैं, जो बह के अलग आए हैं, ये क्या होते हैं? ये रॉक से जो निकल के आ रहे हैं और सरफेस में क्या होते हैं? डिजॉल्व हो जाते हैं। किसमें? वाटर में। जब ये सारे जो निकल के आ रहे हैं इरोडेड मटेरियल वाटर में डिजॉल्व हो रहे हैं, तो ये क्या बना देते हैं? रिवर लोड। आया समझ में? आगे बढ़े, चलो। हाउ एन ऑक्सबो लेक इज फॉर्म, ये जो ऑक्सबो लेक है ये फॉर्म कैसे होती है? जो हमारी ऑक्सबो लेक है ये कैसे फॉर्म होती है? हमने देखा था ना, ऐसा मिएंडर रहता है। ये क्या है? जो लूप है, ये जो लूप है ये क्या होती है? अलग कट हो जाती है। तो ऐसे हमारा अलग से जो कट ऑफ जो सेक्शन रहते हैं हमारा ऑक्सबो लेक होता है। क्या होता है हमारा? ऑक्सबो लेक।
ये हमारी क्या रहती है, मिएंडर रहती है, और ये हमारी लूप होती है। इसमें देखते हैं क्या है भाई, हमारा आंसर क्या कहता है, ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड्स ऑफ द मिएंडर। अब जो कंटिन्यूसली क्या चलता रहता है भाई, कंटिन्यूसली चल रहा है, ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग दी साइड्स ऑफ द मिएंडर। भाई मिएंडर के साइड्स में जो क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली इरोजन चल रहा है ना, डिपोजिशन चल रहा है। इरोजन मतलब जो वेयरिंग अवे लैंडस्केप, जो लैंडस्केप को ऐसे अलग करके ले जाता है, डिपोजिशन जो इकट्ठा हो जाता है। द एंड्स ऑफ द मिएंडर लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर। जो मिएंडर लूप के जो एंड्स हैं वो क्या होते हैं भाई, पास पास आने लग जाते हैं। हमने देखे थे ना, द एंड्स ऑफ द मिएंडर लूप्स, जो एंड्स है एक दूसरे के पास पास आने लग जाते हैं धीरे धीरे। द मिएंडर लूप कट्स ऑफ। अब क्या होता है, जो मिएंडर लूप जो पास पास आते हैं, जो ऐसे बन रहे हैं ना, ऐसे इस टाइप के ऐसे लूप बन रहे हैं, क्या होते हैं धीरे धीरे पास आते हैं। अब क्या होगा, द मिएंडर लूप कट्स ऑफ। अब जो लूप है वो क्या होती है, जैसे लूप जो बन रही है खुद को कट कर लेती है। ये जो लूप है खुद को क्या कर रही है भाई, मैं कट कर लेती हूँ, अलग कर लेती हूँ। द मिएंडर लूप कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर, रिवर से खुद को कट कर लेती है, और इस कोर्स को, टाइम को, फॉर्म को क्या करती है भाई, कट ऑफ लेक बना लेती है। मतलब अलग फॉर्म हो जाएगी, अलग कर देगी खुद को, तो क्या बना देगी, ऐसे करके कट ऑफ लेक बना देती है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक। मतलब क्या है, ये बोल रहे हैं ऐसे मिएंडर लूप जा रही है, ठीक है भाई, मिएंडर जा रहा है। अब ये जो लूप से एक दूसरे का डिपोजिशन और इरोजनल एक्टिविटीज के कारण एक दूसरे के क्या होते हैं, बहुत ज्यादा क्लोजर, पास पास आ जाते हैं। फिर क्या हो जाता है, एक दूसरे को ये क्या कर देते हैं, कट कर देती है, मतलब इससे अलग हो जाती है। अलग होके भाई कहाँ जाएगी, अलग होके बनाती है ऑक्सबो लेक। क्या बनाती है, ऑक्सबो लेक बनाती है। तो ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशनल अलोंग द साइड्स ऑफ द मिएंडर, जो मिएंडर के साइड में जो ऐसे ऐसे जो बना रहे हैं, द एंड्स ऑफ द मिएंडर लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर। जो मिएंडर लूप्स के एंड है वो पास पास आते हैं। द मिएंडर लूप कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर। अब जो लूप है रिवर से खुद को कट कर लेता है कि भाई अब मैं अलग हो रहा हूँ, मुझे ज्यादा पास नहीं जाना, मैं अलग ही हो जाता हूँ। इसी टाइम को, इसी चीज को जो फॉर्म करते, जो कट ऑफ लेक बना देता है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक। आया समझ में, आगे बढ़े, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन वॉल्केनो एंड अर्थक्वेक। किसके बीच में डिफरेंस बताना है भाई, वॉल्केनो और अर्थक्वेक के बीच में डिफरेंस बताना है। ये दोनों क्या है, ये दोनों भाई हमारी एंडोजेनिक फोर्सेस है कि नहीं, बट हमें डिफरेंस बताना है। एंडोजेनिक फोर्सेस है और सडन मूवमेंट से होती है। किससे होती है भाई, सडन मूवमेंट से होती है। किससे होती है, सडन मूवमेंट से होती है, ठीक है, सडन मूवमेंट से होती है। एंडोजेनिक मतलब इनसाइड, जो अर्थ के इनसाइड में होती है। अब बताना है इनमें डिफरेंस। ये तो मैंने बताया कि ये फोर्सेस एंडोजेनिक होती है, यानी इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्रस्ट से होती है, और एकदम से आने वाले मूवमेंट्स होते हैं। तो इनके बीच का डिफरेंस आप बताएंगे। अर्थक्वेक तो हमने देखा जो वाइब्रेशन होते हैं वो हमारा अर्थक्वेक हो जाता है। वॉल्केनो क्या होता है, जो अर्थ क्रस्ट में जो मॉल्टन मैग्मा, जो लावा रहता है, वो ऐसे वेंट के थ्रू, ओपनिंग के थ्रू बाहर आता है, बह जाता है, बाहर आ जाता है, उसको हम वॉल्केनो बोलते हैं। ऐसा कुछ था, याद करो, ऐसा कुछ था कि नहीं था, देखते हैं। वॉल्केनो, मॉल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली फ्रॉम द वेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। जो कि मैंने बताया, जो मॉल्टन मटेरियल होता है वो क्या होता है, इरप्ट, ऐसे बाहर आ जाता है, क्या, ओपनिंग से। वेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट मतलब अर्थ क्रस्ट से जो नीचे से निकल रहा है उससे ओपनिंग करता है, ऊपर आता है, बाहर आ जाता है, वो होता है वॉल्केनो। अर्थक्वेक क्या आता है, मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स। भाई जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है वो क्या करती है भाई, मूव करती है, एकदम से उनका मूव होता है, जिसके कारण वो वाइब्रेशन पैदा होता है, और उसी वाइब्रेशन से क्या बनता है, अर्थक्वेक। उस वाइब्रेशन से क्या बन जाता है, अर्थक्वेक। मतलब ऐसे ऐसे अगर हम देखें, ऐसे ऐसे यहाँ से निकल के से बाहर आ रहा है नीचे से, ये हमारा लावा ऐसे निकल रहा है, तो हम इसको वॉल्केनो बोल रहे हैं। अर्थक्वेक, अंदर लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं, मूव करने के बाद वाइब्रेशन पैदा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक। तो ये डिफरेंस है वॉल्केनो और अर्थक्वेक में। आया समझ में, आगे बढ़े, चल नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डिस्कस द इरोजनल वर्क ऑफ रिवर। इरोजनल वर्क ऑफ रिवर, जो भाई रिवर क्या काम करती है इरोजन करने का, जो हम बोलते हैं जैसे वेयरिंग अवे। इरोजन का मतलब तो यही होता है, हम अगर देखें, वेयरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप। वियरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप, उसको हम क्या बोलते हैं, इरोजनल। क्या बोलते हैं हम इसको हम बोलते हैं इरोजनल, ठीक है। रिवर का क्या काम रहता है उसमें, पहले वाटरफॉल से शुरू होता है, देन हमने मिएंडर, ये सारी चीजें देखी थी, इसको हम समझते हैं, समझ में आएगा। द फॉलोइंग पॉइंट्स एक्सप्लेन द वर्क ऑफ रिवर। ये कुछ पॉइंट्स है जो हमें एक्सप्लेन करेंगे भाई कि रिवर का वर्क है। When the river tumbles at the steep angle, मतलब जब रिवर है ऐसे टम्बल हो रही है स्टीप एंगल में, ऐसे ऐसे आ रही है और बिल्कुल ऐसे एंगल में, ऐसे एंगल में जा रही है, वैलीज
हार्ड मतलब ओवर वेरी हार्ड रॉक, मतलब एक हार्ड रॉक के ऊपर से, और डाउन अ स्टीप वैली, मतलब फिर वैली में ऐसे डाउन ऐसे गिर रही है ऐसे में, तो वो क्या बनाती है, वो बनाती है वाटरफॉल। व्हेन अ रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंगल at very hard rock or down a steep valley side, it form a waterfall। इससे क्या फॉर्म होता है, वाटरफॉल, मतलब ऐसे आई रॉक के ऊपर से ऐसे आई और इस टाइप से ऐसे वैली में से खड़े में ऐसे गिर रही है साइड में, तो वो क्या बता रहा है, वो वैली में उसको क्या बोलते हैं, वाटरफॉल। ये आपने बहुत अच्छे से देखा है, वाटरफॉल देखा हुआ है। तो जब रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंगल, मतलब इस खड़े ऐसे एंगल में जाती है, ओवर वेरी हार्ड रॉक, बहुत ही हार्ड रॉक के ऊपर से, मतलब उस पर गिर रही है, और डाउन अ स्टीप वैली साइड, मतलब वो साइड में क्या है, स्टीप वैली से खड़े में ऐसे वैली मतलब है, और वो खड़े में से स्ट्रेट में जा रही है, तो वो क्या बना रहा है, वाटरफॉल। एज द रिवर एंटर्स द प्लेन, अब जब रिवर प्लेन में एंटर हो रही है, इट ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स नोन एज मीएंडर्स। अब जब प्लेन में जा रही है, ऐसे 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 ट्विस्ट एंड टर्न बना रही है, जब ऐसे ऐसे जो ट्विस्ट एंड टर्न बना रही है, As the river enters the plain, it twists and turns। जब ट्विस्ट एंड टर्न होने होती है तो वो ऐसी लार्ज लार्ज बैंड्स बनाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं meanders। आया समझ में? With the continuous erosion and deposition along the sides of the meander। अब meander की साइड्स में क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली जो meanders के ऐसे साइड्स में कंटिन्यूसली इरोजन और डिपोजिशन हो रहा है, ऐसे ऐसे जमा रहा है, ठीक है। With the continuous erosion and deposition along the side of the meander, the ends of the meander loop come very closer। भाई जो ends है, जो एंड है किसके, meander के, क्या होते हैं, धीरे धीरे क्लोज आने लग जाते हैं, क्या होते हैं भाई, पास आने लग जाते हैं। तो ओवर द टाइम द meander लूप कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म एन ऑक्सबो लेक। अब क्या होता है, इसको यहाँ समझो, जब ये जो है इनमें सेडिमेंट्स से जमा होते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, अब ये एक दूसरे के पास और पास आने लग जाते हैं। पास आने के कारण भाई ये जो लूप है खुद को क्या कर लेता है, खुद को जैसे ये जो लूप है इसने कट कर लिया, कट करके यहाँ पे एक अलग ही इसने फॉर्म कर लिया, इसने का कट करके मैं अलग ही बनाऊंगा, तो इसी को क्या बोल रहे हैं, इसी को बोल रहे हैं ऑक्सबो। इसी को क्या बोल रहे हैं, हमारा ऑक्सबो लेक। आया समझ में? आगे बढ़े, ये हम क्या देख रहे हैं, वर्क ऑफ रिवर। At times the river overflows its banks, deposited layers of fine soil and other material called sediments along its banks and form a flat fertile floodplain। अब क्या होता है, जब क्या होता है, रिवर जब बाढ़ में ऐसे बाढ़ आती है, एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज इट बैंक, जब अपनी बैंक से ओवरफ्लो हो जाती, मतलब जैसे हम बोलते हैं टंकी से पानी ओवरफ्लो हो गया है ना, बॉटल से पानी ओवरफ्लो मतलब ज़्यादा भर जाना, तो बह के इधर उधर चले आना। तो एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज इट बैंक्स डिपॉजिटेड लेयर्स ऑफ फाइन सॉइल, मतलब फाइन सॉइल की लेयर आ जाती है इसके साथ, बहकर आ रहा है पानी, अब उस लेयर के साथ एक अच्छी सॉइल और अदर मटेरियल आ रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स। अलॉन्ग इट बैंक्स एंड फॉर्म अ फ्लैट फर्टाइल फ्लोड प्लेन। इसके कारण क्या होता है, एक अच्छा फ्लड प्लेन होता है, फर्टाइल। क्यों? क्योंकि भाई जो पानी बहकर आ रहा है बाढ़ में, जो फ्लड में पानी बहकर आ रहा है रिवर के साथ, वो क्या ला रहा है, वो अपने साथ एक अच्छी सॉइल और अच्छे मटेरियल्स लेकर आ रहा है, जिसके साथ मतलब कारण वो डिपॉजिट हो रहा है, वहां पे जम रहा है। वो एरिया कैसा हो रहा है, वो प्लेन कैसा हो रहा है, फर्टाइल, बहुत अच्छा हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें अच्छी मिट्टी है, अच्छे मटेरियल्स है, ठीक है। द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लीव्स, और जो उठे हुए बैंक्स है उनको क्या बोलते हैं, द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लीव्स। देखो कैसे दिखेंगे, ऐसे, ये जो है ना, ये वाले, ये जिसको मैंने सैरो कर दिया, इनको बोलेंगे हम लीव्स। एज द रिवर अप्रोचेज द सी, अब क्या होता है, रिवर किस में जा रही होती है, जब रिवर अप्रोच कर रही होती है सी में, एज द रिवर अप्रोचेज द सी इट्स स्पीड स्लो डाउन एंड इट फॉर्म अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब जब रिवर क्या हो रही भाई, सी में जा रही, समुद्र से मिलने जा रही, ठीक है भाई, मैं जा रही हूँ, और धीरे धीरे स्पीड स्लो करने के बाद ऐसे ऐसे अलग अलग बढ़ जा रही है, ऐसे डिवाइड हो जा रही है, जैसे ये भी डिवाइड होगी इसमें, फिर ये भी ऐसे 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 डिवाइड हो जा रही है अलग अलग उसमें। तो ये क्या बना रहे हैं, ये बना रही है, इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटरीज। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। मतलब रिवर जो अलग अलग स्ट्रीम में डिवाइड हो जा रही है, क्या बना रही है, डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है भाई। द रिवर देन बिगिंस टू डिपॉजिट इट्स लोड। अब क्या होता है, जो उसका लोड है ना, धीरे धीरे डिपॉजिट करने लग जाती है, जो लोड निकल रहा है ना रिवर का, वो इकट्ठा होने लग जा रहा है। द रिवर देन बिगिंस टू डिपॉजिट इट्स लोड, अपने लोड को डिपॉजिट करने लग जा रही है।
Each distributary having its own mouth deposit its load of sediments and forms a what? फॉर्म करती है भाई वो डेल्टा। क्या फॉर्म करती है? वो फॉर्म करती है डेल्टा। अब देखो ये जो है डिस्ट्रीब्यूटरी जा रही है, ठीक है, ये रिवर है, रिवर का जो लोड है ऐसे ऐसे, जो लोड है यहाँ पे ऐसे जमा हो रहा है, ऐसे समझिए ये लोड है, ये जो लोड है पूरा ऐसे ऐसे यहाँ पे ऐसे जमा हो जा रहा है। ये जो येलो येलो जो पूरा लोड है, ये जो माउथ से निकल रहा है, जो स्ट्रीम्स के मुंह से ऐसे निकल रहा है, मतलब उनके पास से निकल रहा है, उनके थ्रू ऐसे निकल रहा है, तो क्या जमा दे रहे हैं उसको बोल रहे हैं सेडिमेंट्स, जो इकट्ठा हो जा रहे हैं उसको बोल रहे हैं डेल्टा। द रिवर देन बिगिंस टू डिपॉजिट, जो उनके माउथ से जो भी सेडिमेंट्स वो लेकर आ रही है इकट्ठा, वो डिपॉजिट होने लग जा रही है। ईच डिस्ट्रीब्यूटरी हैविंग इट्स ओन माउथ, अब वो स्ट्रीम्स में डिवाइड होगी तो हर स्ट्रीम का अपना माउथ है, मतलब वहां से अपने डिपॉजिट वो सेडिमेंट्स वो निकालेंगी, डिपॉजिट करेंगी अपने लोड को, उनका जो लोड निकलेगा उनके जो माउथ से, देन वो सेडिमेंट्स जो निकलेंगे वो फॉर्म करते हैं डेल्टा। बेसिकली अगर ये समझ लीजिए यहाँ से रिवर आई, रिवर के साथ साथ उसके सेडिमेंट्स भी। अकेले कभी देखा है पानी बिल्कुल साफ है, क्लियर पानी आ रहा है, पानी में गंदगी नहीं होती, कुछ मिलावट नहीं होती, मिट्टी रेत वगैरह कुछ नहीं होता, पत्थर नहीं होते, बहुत सी चीजें पानी में रहेंगी, जो भी मटेरियल्स रहेंगे चीजें रहेंगी पानी में, सेडिमेंट्स बहे। अब जब ये सेडिमेंट जो येलो येलो समझ लीजिए आप सेडिमेंट्स है, तो ये जब डिस्ट्रीब्यूटरीज में बढ़ रही है, जो ग्रीन ग्रीन अलग स्ट्रीम से बढ़ रही है, तो इनके साथ भी लोड जा रहा है ना, इनके साथ भी जाएगा वो सेडिमेंट्स, ये जो मिला हुआ है सब इनके साथ भी जाएगा। अब जब इनके साथ ये मिलावटी जो सेडिमेंट्स जा रहे हैं, तो ये जो माउथ है यहाँ से ऐसे निकल जा रहे हैं, है ना, ये जो माउथ है, इसको मैं किससे करूँ, इसको मैं रेड कलर से कर लेती हूँ, ये जो ओपन ये जो ऐसे, ये मतलब यहाँ से इनके थ्रू क्या हो जा रहे हैं, लोड निकल के येलो येलो जो लोड है निकल जा रहे हैं ऐसे, मतलब जस्ट आपने मैंने येलो कलर से बनाया, ये माउथ है, ऐसे यहाँ पे इनके माउथ से, इन जो डिस्ट्रीब्यूटरी से माउथ से भी सेडिमेंट्स निकल रहे हैं, तो जो लोड आ रहा है वो इकट्ठा हो जा रहा है, क्या बना रहा है वो, ये पूरा लोड के कारण येलो येलो पूरा डेल्टा फॉर्म कर दे रहा है। तो ये पूरा क्या बन रहा है, डेल्टा, मतलब ये जो सेडिमेंट्स रिवर के साथ है, रिवर जब अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगी तो क्या साफ हो जाएगी, मतलब उसके साथ कुछ नहीं जाएगा, जो भी रिवर की चीजें वो भी तो साथ में जाएगी। तो भले ही स्ट्रीम्स अलग अलग हो जाएं, भले ही अलग अलग जगह पे आप बहने लगे पानी, बट जो पानी के साथ मिली हुई चीजें वो तो जाएंगी ना। तो जब वो एक जगह जाके जैसे मिल रही हैं, मतलब आग जाके जा रही हैं आगे, तो उनके पास जो रिवर का माउथ है, जो एंडिंग है, जो माउथ यहाँ से मतलब कह लीजिए जो जहाँ से वो निकल रहा है, कह लीजिए क्या कह सकते हैं, जो लोड निकल रहा है, सेडिमेंट्स निकल रहे हैं, तो डिपॉजिट बोल रहे हैं उसको, तो इकट्ठा हो जा रहे हैं यहाँ पे, जो फॉर्म कर रहा है डेल्टा। क्या बना रहा है वो, डेल्टा बना रहा है। तो ये क्या बता रहा है, रिवर का वर्क, हमारी नदियों का, नदी का वर्क कैसे, एक बार और देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ, हमने देखा रिवर सबसे पहले तो वाटरफॉल बना रही है, ऐसे खड़े में ऐसे गिर रही है रॉक से, ऐसे रॉक के साइड से स्टीप में वैली में, वो क्या बना रही है, वाटरफॉल बना रही है, वाटरफॉल बनाया। देन वाटरफॉल बनाने के बाद ट्विस्ट एंड टर्न होते होते प्लेन एरिया में ऐसे जा रही है, तो जब वो ट्विस्ट एंड टर्न बना रही है उसको हम बोलते हैं मीएंडर। वो ट्विस्ट एंड टर्न मतलब ऐसे ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न को हम क्या बोलते हैं, मीएंडर बोलते हैं। ठीक है भाई, हमने मीएंडर बोला। अब क्या होता है, डिपॉजिट इनके साइड में ऐसे ऐसे यहाँ पे इकट्ठा भी हो रहा है, साइड में ऐसे ऐसे कॉर्नर पे ऐसे डिपॉजिट इकट्ठे हो रहे हैं। इकट्ठा होने के कारण ये पास और पास जो कॉर्नर से पास और पास आते जा रहे हैं, तो उसके कारण ये क्या होता है, अलग हो जाते हैं, खुद को कट ऑफ कर लेते हैं। तो अब जैसे इसने कट ऑफ कर लिया, तो यहाँ पे क्या बना ली, यहाँ पे इसने ऑक्सबो लेक बना ली। क्या बना ली, ऑक्सबो लेक बना ली। तो ये हमने क्या पढ़ा, ऑक्सबो लेक के बारे में। देन आगे आगे हम कहाँ जाएंगे, आगे अब हम देखेंगे कि भाई जब रिवर का जो पानी है बाढ़ के कारण ही कह लीजिए ओवरफ्लो हो जाता है, हम बोलते हैं ना टंकी ओवरफ्लो हो गई, तो रिवर कैसे काम कर रही है, जो रिवर का पानी है वो ऐसे काम कर रहा है अपने साथ, वो जब जा रहा है अपने साथ उसके पास अच्छी फर्टाइल सॉइल है, सॉइल बढ़िया है, अदर मटेरियल्स भी बहुत अच्छे। अब वो मटेरियल जाके डिपॉजिट हो गए, इकट्ठा हो गए किसी एरिया में, प्लेन में, जिसे फ्लड प्लेन बोलते हैं। तो वो प्लेन कैसा होगा, फर्टाइल, बहुत अच्छा प्लेन होगा। क्यों उपजाऊ होगा, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत अच्छी आई होगी, मटेरियल रिवर अपने साथ बहुत अच्छे लेकर आई होगी। ठीक है, अब जो उठी हुई बैंक्स रहती है, जैसे कि मैंने बताया ऐसे रेज बैंक जो रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसी उठी हुई बैंक्स को हम लीव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीव्स बोलते हैं। देन एज द रिवर अप्रोचेस द सी, अब क्या हो रहा है, रिवर सी के पास जा रही है कि भाई समुद्र, नदी को सागर से मिलना है, जा रही है, स्लो कर दिया। अब स्लो कर दिया तो मैं अभी एक थी, तो मैंने जैसे ऐसे दो हाथ ऐसे फैलाने लग गई, यानी रिवर अपनी डिस्ट्रीब्यूटरी बना रही, मतलब स्ट्रीम्स फैलाने लग गई। अब स्ट्रीम्स फैला रही, तो इन्हीं स्ट्रीम्स को, जो स्ट्रीम ऐसे जैसे रिवर जा रही है, अब स्ट्रीम ऐसे ऐसे फैला दी, तो ये स्ट्रीम्स क्या कहलाती हैं, इनको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। इन स्ट्रीम को हम डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। ठीक है भाई,
अब जब रिवर के साथ क्या है, रिवर के साथ सेडिमेंट्स हैं, पार्टिकल्स रिवर अपने साथ लेकर आई है। ऐसा नहीं है कि रिवर खाली हाथ आई है, रिवर बिल्कुल पानी साफ है। अगर पानी साफ आएगा तो हमें क्लीन नहीं दिखेगा, हमें पानी ऐसा गंदा सा है, कभी ऐसा मिक्स मटमैला मिट्टी जैसा है, और भी टाइप का नदियों में चीज़ें रहती मिक्स, क्यों मिलती? क्योंकि अपने साथ लेकर आ रही ना। अब साथ में जो भी वो सेडिमेंट्स लेकर आ रही है नदी के साथ है। अब नदी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गई, मतलब अलग अलग स्ट्रीम्स में डिवाइड हो गई, तो वो स्ट्रीम्स में भी वो सेडिमेंट्स मिलेंगे। अब क्या होगा, वो कहीं ना कहीं तो जमा होंगे। फाइनली जो माउथ रहता है किसका, जो स्ट्रीम से उनके माउथ रहेंगे, उनके माउथ से क्या सेडिमेंट निकलेगा। माउथ मतलब ऐसा मत समझ जैसे लिप्स टीथ वगैरह रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। मतलब ऐसे इनकी एंडिंग में यहाँ पे ऐसा अगर मैं ग्रीन कलर से कर दूं, यहाँ पे ऐसे जो माउथ से सेडिमेंट्स ऐसे डिपॉजिट होने लगेंगे, यहाँ पे इकट्ठा होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि सेडिमेंट्स यहाँ से आ रहे हैं, सेडिमेंट्स यहाँ से आ रहे हैं, इनके साथ ऐसे ऐसे पहुँच रहे हैं, ठीक है, ये ग्रीन ग्रीन इनके साथ पहुँच रहे हैं। तो अब ये क्या बना देगा, ये पूरा जो बना देगा यहाँ पे, ये सारे जो मिलके क्या बना देगा, पूरा है डेल्टा। तो ग्रीन ग्रीन इसको मैं ऐसे कर दूँ तो क्या बन रहा है, ये डेल्टा बना रहा है। आया समझ में? क्यों? क्योंकि डिपॉजिट यहाँ से आके बह के यहाँ जमा हो रहा है, इनके माउथ से इकट्ठा हो रहा है, तो ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है हमारा डेल्टा। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं? तो भाई क्या कर दो फटाफट से, अब आप लाइक कर दो। क्या कर दो? फटाफट से लाइक कर दो। आगे बढ़ते हैं। हाउ सी वेव्स गिव राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म। जो सी वेव्स है वो कोस्टल लैंडफॉर्म को राइज देती है, ठीक है। देखते हैं, सी वेव्स का काम बेसिकली बताना है। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स। सी वेव्स ऐसे बहते बहते आ रही, मानो ये रॉक है ना, ये पहाड़ मैंने ऐसे बना दिया, ये पूरा सी एरिया है, ये पूरा सी सी ऐसे जो बना रही है ना डॉट डॉट, समझ जाइए सी है। अब सी की जो क्या आ रही है, लेयर आ रही है ना, ऐसे ऐसे लेयर आई लेयर आई लेयर आई, रॉक से टकराई, फिर ऐसी एक ऐसे लेयर आई, वेव्स आई, रॉक से टकराई, ऐसी वेव्स आई रॉक से, मतलब ये जो पूरा रॉक है येलो येलो, ये जो हमारा रॉक है, ये पूरे रॉक से ऐसे टकरा रही है हमारी वेव्स। ऐसे टकरा रही यहाँ पे है ना, ये टकरा रही, खूब बह बह के आ रही है और टकराती जा रही, ठीक है भाई। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट रॉक्स। अब क्या हो रहा है, 10 क्रैक डेवलप। क्या हो जाएगा, क्रैक डेवलप हो जाएंगे, क्रैक आने लग जाएंगे। कैसे आने लग जाएंगे भाई, क्रैक आने लग जाएंगे। क्रैक को किस कलर से बनाऊं, क्रैक को ब्लैक कलर से बना देते हैं। चलो ऐसे ऐसे क्रैक आने लग गए, मतलब ऐसे चटक आने लग गया, हम बोलते चटकने लग गया, ऐसे ऐसे क्रैक आने लग गए, रॉक में क्रैक बनने लग गया, ठीक है, रॉक में क्रैक आने लग गया। क्यों? क्योंकि जो वेव्स ऐसे आके बार बार टकरा रही, जैसे मैंने तो सिर्फ 3 बनाई, और भी ऐसी वेव्स आके टकराई जा रही है, टकराई जा रही, मान ही नहीं रही है, मस्ती कर रही है कि नहीं मैं तो टकराऊंगी, मुझे मजा आ रहा है। अब रॉक को क्या हो गया, रॉक को तो चोट लग रही है, उसको क्रैक्स आ रहे हैं। ओवर द टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर। अब वक्त के साथ साथ ये क्रैक कैसे बन जाएंगे, ओवर द टाइम दे बिकम, भाई वक्त के साथ जो क्रैक हैं बड़े हो जाएंगे और वाइडर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे भाई, बड़े हो जाएंगे और वाइडर हो जाएंगे। दस होलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स। क्या बन जाएगी भाई, होलो लाइक केव्स बन जाएगी, किसमें, रॉक्स में। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं सी केव्स। इनको हम क्या बोलेंगे, सी केव्स बोलेंगे। मतलब ऐसा बन जाएगा इस टाइप से, ऐसी बन जाएगी। अब ऐसी केव्स बन गई, ठीक है, ये टूटा यहाँ से, अब ऐसी केव्स बन गई, तो हमारा क्या बन रहा है, सी केव्स बन रहा है, ठीक है। ये हमारी बन गई सी केव, ऐसी बन गई, ये हमारे क्या बोल रहे, सी केव बन गई। As these cavities become bigger and bigger, only the roof of the caves remain, thus forming sea arc. अब sea arc कैसे बन रहा है कि पहले तो ये भाई रॉक मतलब केव थी, बट फिर भी टकराई जा रही है, वेव्स जो है मान ही नहीं रही है। जब वेव्स मान नहीं रही तो क्या बचा, सिर्फ इतना एरिया बचा, सिर्फ ऊपर का एरिया बचा। क्या बोल रहे हैं ना यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं, एज द कैविटीज बिकम बिगर एंड बिगर, भाई जैसे ही बड़े बड़े होते जा रहे थे, रूफ्स धीरे धीरे क्या हो जा रहे हैं, रूफ्स ही बच रहा है। मतलब रॉक टूट गई, अभी जो ये जो पोर्शन था ये टूट गया, सिर्फ ऊपर का बचा, सिर्फ ऊपर का रूफ जैसा बचा, छत जैसी बची। फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल लेफ्ट। अब भाई ये भी चैन नहीं है तो क्या हो गया, अब रूफ भी टूट गई, ये छत भी टूट गई, तो क्या बचा, सिर्फ, अगर सिर्फ छत भी टूट गई तो क्या बचा, सिर्फ ये बचा,
छत भी टूट गई तो ये बचा, तो ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है हमारा स्टेक्स। क्या बना रहा है, फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट, सिर्फ दीवार बच रही है, ये वॉल्स बच रही है, वॉल्स है ना, ये वॉल्स बच रही है, तो दीज वॉल लाइक फीचर्स आर कॉल्ड स्टेक्स। इन्हीं वॉल लाइक फीचर्स को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं स्टेक्स। The steep rocky coast rising almost vertically above the sea water is called sea cliff. Sea cliff क्या होता है, जो भाई sea से just vertically मतलब ऐसे खड़े में steep, ऐसे खड़ा हुआ, ऐसे इरेक्ट वो होता है, मतलब ठीक है, वर्टिकली ऐसे रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सी क्लिफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, बोलते हैं सी क्लिफ। द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर्स फॉर्मिंग बीचेस। अब बीचेस कैसे बनते हैं, जो बीच हम जाते हैं घूमने, बड़ा मजा आता है जब हम बोलते हैं बीच में जाएंगे घूमने, तो वो कैसे बनते हैं, सी वेव साइड। सी वेव्स के साथ क्या आ रहे हैं, सेडिमेंट्स आ रहे हैं। सेडिमेंट्स क्या हो रहे हैं, किनारों पे, सी शोर में यानी किनारों पे डिपॉजिट हो रहे हैं, वो क्या बना रहे हैं, बीच बना रहे हैं। तो द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट, जो अपने साथ सेडिमेंट्स लाई है वो डिपॉजिट कर देगी, इकट्ठा कर देगी, तो क्या बना रहे हैं, वो बना रहे हैं बीचेस। सी शोर में जो सेडिमेंट्स लेकर आ रहे हैं वेव्स अपने साथ, जो भी सारा खेले यहाँ पे किसका है, पूरा काम यहाँ पे वेव्स का है। देखो ये वेव्स का ही क्वेश्चन है ना, पूरा यहाँ पे सारा काम वेव्स बन रही है, तो वेव्स के थ्रू जो भी सेडिमेंट्स आ रहे हैं वो इकट्ठा हो जा रहे हैं सी शोर में यानी किनारों पे, ठीक है, वो क्या बनाते हैं, बीच बनाते हैं। तो इसको समझे फिर से, क्या कह रहे हैं भाई, सी वेव्स क्या होती है, कंटिन्यूसली ऐसे बह के आती हैं, पहाड़ों पे जो चट्टान है, जो रॉक है, इस पे क्रैक आने लग जाते हैं, मान नहीं रही, जिद्दी है, ठीक है भाई, क्रैक आ रहे हैं तो धीरे से ऐसा हॉलो, ऐसे गड्ढे जैसा बन जाता है, तो क्या बना दी, केव, गुफा जैसी बना दी, ठीक है भाई, गुफा बन गई, बीच में गड्ढा सा हो गया, गुफा बन गई। अब तब भी चैन नहीं आ रहा है, ये चलो ये होने के बाद ये हुआ, तब भी चैन नहीं आ रहा है, उसके बाद क्या हुआ, पूरा ही गड्ढा सा ऐसा कर दिया, तो सिर्फ ऊपर की छत बची, ये सारा हट गया, अब ये ऊपर की सिर्फ छत बची, इसको क्या बोलते हैं, सी केव के बाद बनता है सी आर्क। अब तब भी क्या हो रहा है भाई, नहीं लग रहा है कि सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, कि अब और क्या करना है, परेशान करना है, तो धीरे धीरे टकरा के जो इरोजन के साथ ऊपर की छत भी चलेगी। अब जब छत चली जाएगी तो दीवारें ही बचती ना, तो क्या बची, ये सिर्फ वॉल्स बची, जिसको स्टेक्स बोलते हैं। देन हम देखते हैं ऐसे वर्टिकली, ऐसे इरेक्टेड, ऐसे वर्टिकली ऐसे सी के ऊपर वो रहते हैं, जो खड़े हुए से रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं सी क्लिफ, ठीक है, सी क्लिफ हो गया। अब क्या हो रहा है, साथ में जो बह के आ रहा है पानी सी वेव्स के साथ, सी वेव्स जो आ रही है अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आ रही है, कुछ भी पार्टिकल्स चीजें उसके साथ हैं, तो सेडिमेंट अब क्या हो रहे हैं, किनारों पे, सी शोर पे इकट्ठा हो जा रहे हैं। जब वो इकट्ठा हो जा रहे हैं तो वो क्या बना रहे हैं, वो फॉर्म कर रहे हैं बीच। क्या फॉर्म करते हैं, वो बीच फॉर्म करते हैं। आया समझ में, तो किसका काम है, पूरा हमारा सी वेव का काम है, जिसको मैंने आपको चित्र डायग्राम के साथ जितना मुझसे बन सका, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मैंने कोशिश करी ताकि आपको समझ में आ जाए। पहले क्रैक आए, उसके बाद हॉलो हुआ, तो क्या बना, सी केव बना, ठीक है भाई, गुफा ऐसी होती, बन गया। अब गुफा भी नहीं रही, पूरा ही खाली कर दिया, तो सिर्फ ऊपर का छप रहा है, जैसे छत जैसा, ऐसे ही इतना बचा, बॉर्डर से ऊपर का पूरा ही बचा। अब ऊपर की छत भी नहीं बची, साइड की दीवारें बची, तो स्टेक्स होता है। आया समझ में, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं भाई, लाइक कर दो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या कर दो, लाइक कर दो। मैंने इतने अच्छे से बताया ना, ड्राइंग भी करी, जबकि मेरे को पसंद नहीं ड्राइंग करना, फिर भी मैंने की। क्या करो, लाइक कर दो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, राइट एन अकाउंट ऑन अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस। भाई अर्थक्वेक जो क्या होता है, वाइब्रेशन जो होता है अर्थ पे, उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए कुछ आप क्या बताइए, टिप्स बता दीजिए। हमने देखा था ना, फायर वाली चीज़ों से दूर रहना है, चिमनी वगैरह से दूर रहना है, और क्या करना है, जो भाई ऐसे मिरर, ऐसी विंडो से दूर रहना है, मिरर वाली जहाँ पे पिक्चर्स लटकी हुई हैं, ऐसी वाली चीज़ों से दूर रहना है। फिर हमने क्या देखा, साथ में हमने ये भी देखा कि हमें क्या करना है, जैसे कुछ भी टेबल है या किचन का कॉर्नर, मतलब वो होता है काउंटर है, उसके नीचे छुप जाना है, ऐसे करके खुद को मतलब छुपा देना है। फिर हमने क्या देखा, अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये हमें फैलानी है। बाकी देखते हैं यहाँ क्या कह रहे हैं। अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। भाई जो अर्थक्वेक है उसे हम क्या प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते भाई कि कब आने वाला है, हाँ, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो मिनिमाइज कर सकते हैं अगर हम क्या रहें, हम प्रिपेयर रहें, इन चीज़ों को लेके क्या करें, हम प्रिपेयर रहें। कैसे प्रिपेयर रहेंगे, earthquake preparedness also deals with the where to take shelter during an earthquake. It is stated in the following पॉइंट्स। मतलब अगर हम ध्यान दें, इन पॉइंट्स को ध्यान दें, तो हमें पता चल सकता है, हम खुद के जो डेंजर मतलब रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं कि हमें कहाँ रहना चाहिए, किस जगह से दूर रहना चाहिए, किस जगह के पास रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें बताएंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट मिनिमाइज कर सकते हैं। हमने एक चीज़ और देखी थी कि हमने एनिमल के बिहेवियर को अगर स्टडी करें तो हमें समझ में आ जाता है कि अर्थक्वेक आ सकता है। जैसे हम देख रहे हैं फिश पॉन्ड में फिश है, अगर फिश एजिटेट हो रही है, कैसी हो रही है,
देख रही कि इधर उधर भाग रही, इधर उधर मूव कर रही फिश, दैट मीन्स अर्थक्वेक आ सकता है। हमने और दूसरा क्या देखा था, जो स्नेक्स हैं, स्नेक्स कैसे रहते हैं भाई, गड्ढे जमीन के अंदर रहते हैं। अगर स्नेक्स बाहर आ रहे हैं सरफेस पे, निकल निकल के बाहर आ रहे हैं, दैट मीन्स उनको फील हो रहा है कि कुछ होने वाला है, वाइब्रेशन। तो उनको रीड करके, उनके बिहेवियर को भी स्टडी करके हमें समझ में आएगा कि भाई हाँ अर्थक्वेक आ सकता है। ये भी हमने देखा था, स्नेक्स का देखा था, फिश का देखा था, याद करो, देखा था ना। ओके, बात आ रही प्रिपेयर कैसे रहना है। तो सबसे पहले सेफ स्पॉट ढूंढो, सेफ स्पॉट ढूंढो अंडर अ किचन काउंटर, टेबल और डेस्क, अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और वॉल। भाई वॉल और इसके इनसाइड या अगेंस्ट में आप ऐसे खड़े हो जाइए, या आप किसी डेस्क के नीचे चले जाइए, या आप किचन काउंटर के नीचे से छुप जाइए। देखा है ना मूवीज या कार्टून्स में देखते होंगे, अर्थक्वेक आता है तो हर कोई पहले से अपने ऊपर ऐसे करके छुप जाता है कि भाई कुछ लगे ना हमें। तो सेफ स्पॉट ढूंढो। दूसरा, दूर किन चीजों से रहो, स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेसेस, आग वाली प्लेसेस से दूर रहो, स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेसेस, एरियाज जहां पे चिमनी है, विंडोज दैट शटर इंक्लूडिंग मिरर्स एंड पिक्चर, ऐसी विंडो से दूर रहो जहां पे भाई मिरर हो, जो मिरर की हो, मतलब मिरर हो जहां पे, और साथ में फोटो फ्रेम्स वगैरह ना लगी हो, इन चीजों से दूर रहो। Be prepared, spread awareness among your friends and family members and face any disaster confidently. सबसे इंपॉर्टेंट भाई, सबसे पहले खुद पे भरोसा रखो। कॉन्फिडेंस रखोगे तो कोई भी प्रॉब्लम आराम से झेल लोगे। अगर आपके सामने टाइगर भी आ गया बट आपको कॉन्फिडेंस है, आप थोड़ा सा दिमाग से काम ले रहे हो, ज़्यादा हलचल नहीं मच रही है, टेंशन नहीं ले रहे हो, तो आराम से टैकल कर लोगे। बहुत ज़्यादा आराम से नहीं बट टैकल कर पाओगे, कोशिश कर पाओगे। ऐसे ही पता चले आपको लग रहा है भूकंप आ रहा है और आप बस बैठ के रोने लग गए कि घर में कोई नहीं है, मम्मी नहीं है, फ़ोन भी नहीं है, ऐसे रो रहे हो बैठ के हूँ ऐसे करके, नहीं, या बस घबरा रहे हो, बस आंखें बंद करके बैठ गए कि आंखें बंद कर लूंगा, गॉड से प्रेयर कर लूंगा तो बच जाऊंगा। गॉड भी कह रहे हैं खुद की मदद सबसे पहले आप करते तब तो मैं करूंगा। तो आप खुद की मदद कैसे करेंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे, आप जो है थोड़ा सा हिम्मत दिखाएंगे, दिमाग से काम लेंगे, उस वक्त टेंशन नहीं लेंगे, एक्टिव रहेंगे, दिमाग से काम लेंगे, ठीक है, कॉन्फिडेंट रहेंगे। कॉन्फिडेंस आ जाता है ना तो काफ़ी काम वहीं आसान हो जाता है, ठीक है, कॉन्फिडेंट रहेंगे। कॉन्फिडेंट रहने के बाद आप क्या ढूंढेंगे, सेफ स्पॉट ढूंढेंगे कि भाई मैं किचन काउंटर या ऐसे वॉल के कॉर्नर में या टेबल के नीचे से छुप जाऊं, ठीक है। और दूर किन से रहूं, दूर रहूं चिमनी वगैरह फायर वाली प्लेसेस से। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, अर्थक्वेक्स के लिए प्रिपेयर रह सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर को अगर हटा के बात करें, इन जनरल आपके लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्यों, अगर जो आप जैसे इनमें से काफ़ी लोग आप लोग होंगे जो क्या करते हैं, ऐसे एरिया में रहते होंगे जहाँ पे अर्थक्वेक आता रहता होगा, कम ज़्यादा जो भी है, कहीं ज़्यादा आता होगा कहीं कम फील होता होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर रह सकते हैं। ये आपको इन जनरल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या कर सकते हैं, अवेयरनेस फैला सकते हैं, अपने दोस्तों में बता सकते हैं, लिंक शेयर कर दीजिए, बोल दीजिएगा कि भैया आप समझिए चैप्टर को भी, और लास्ट में आप अर्थक्वेक के बारे में भी जानेंगे। आया समझ में, आया ना अच्छे समझ में अर्थक्वेक के बारे में। इसी के साथ आपके इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्या है, मेरे बहुत फेवरेट है ना, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, तो मेरे मुंह से निकल ही जाते हैं। बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात है तो वो तो क्वेश्चन के जरूरी, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स 5, 10, 7 मार्क्स तो उन्हीं से मिलते हैं, तो एंड होते हैं। आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। सबसे ज़्यादा हमने जाना भाई रिवर कैसे काम करती है, हमारे ग्लेशियर कैसे काम करते हैं, विंड का क्या काम रहता है, और हमने क्या जाना लास्ट में, अर्थक्वेक के बारे में। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके कोई फ्रेंड रह गए होंगे तो उन्हें क्या करना है, आपको शेयर कर देना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इन जनरल भी आपको जानकारी मिलती है। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जो कि 100% फ्री आपको अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।